है, बताओ जल्दी इसके आंसर। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन क्यों है, इससे क्या फायदा हो जाएगा? ठीक है, और थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कह सकते हैं इसके बारे में? देखो, जैसे कि हम बात करते हैं मैमल्स एंड बर्ड्स के बारे में, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तुम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या? कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। हमने शायद बताया भी था तुम लोगों के लिए। होम्योथर्मिक एंड पोइग्लोथर्मिक कहलाते हैं ये। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स का क्या मतलब है, कोई बताएगा क्या? सर, जो एनिमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं वो जो बाहर का टेम्परेचर जितना भी चेंज है अंदर का। हमारे पास एनिमल्स की जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें से सिर्फ मैमल्स एंड बर्ड्स ही ऐसे हैं जो अपना टेम्परेचर खुद से रेगुलेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? वार्म ब्लडेड का मतलब होता है कि ये खुद से अपना टेम्परेचर रेगुलेशन कर सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि आप कहते हैं एम्फीबियंस के बारे में या रेप्टाइल्स के बारे में, ये क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, यानी अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इनके पास ये कैपेसिटी आई कहां से कि ये इतना टेम्परेचर रेगुलेट करके रख पा रहे हैं? जैसे कि मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी अगर 5 डिग्री या 6 डिग्री हो जाता है, तो हमारे ब्लड का टेम्परेचर कभी चेंज होता है क्या? कितना रहेगा हमेशा? कितना रहता है हमारा बॉडी टेम्परेचर? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये जो टेम्परेचर है ये बहुत इजीली चेंज नहीं होता हमारी बॉडी में। इस पूरी प्रोसेस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। लेकिन हमारे केस में ये जो ब्लड है ये कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड भी है, लेकिन इसके लिए प्योर सेपरेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे अगर आप हार्ट की बात करोगे तो हार्ट के 4 चेंबर्स होंगे। बताओ जरा, ये इस तरफ वाला लेफ्ट होगा क्या? और ये इस तरफ वाला राइट। ये एट्रियम है और ये क्या है? वेंट्रिकल। यहाँ पर पूरा जो ब्लड आपको देखने के लिए मिलेगा वो कैसा होगा? प्योर, प्योर, यानी कि इसे कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर राइट साइड में बात करोगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों ब्लड सेपरेट हैं, मिक्स नहीं हो रहा है। प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। और ये अच्छी बात है, हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रेस्पिरेशन एरोबिक फॉर्म में होगा, और एरोबिक फॉर्म में रेस्पिरेशन होगा। इसका क्या मतलब है? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे आप यूज कर पाओगे टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो ये जो पूरा रीजन है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन क्यों जरूरी है, यहाँ पर ये सारी चीज लिख सकते हैं। अगला फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाला एंजाइम है जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। पीएच कितना है इसका? 6.8, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लाइक एसिडिक। क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, पार्शियल ब्रेक डाउन करता है लगभग 25 से 30% के आसपास, और पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट कराएगा डाइसैकेराइड के फॉर्म में। ठीक है, जिसे हम और क्या कह सकते हैं? माल्टोसिटी कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये बताओ, in the process of respiration state the function of alveoli, complete the following statements। ये दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एल्वेओलाई का फंक्शन क्या है? लंग्स के अंदर इतनी सारी जो एल्वेओलाई प्रेजेंट है ये क्या करेगी? यहां से क्या होगा? एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किन दो सरफेसेस के बीच में देखने के लिए मिलेगा? देखो, जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं लंग्स के बारे में, तो लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे क्या कह देते हैं? एल्वेओलाई कह देते हैं। और इसके सराउंडिंग में क्या देखने मिलेगी आपको? कैपिलरीज देखने के लिए मिलेगी। कैपिलरी की जो वॉल है वो कैसी होगी? बिल्कुल सिंगल सेल्यूलर लेयर देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी? हो जाएगी ब्लड वेसल के अंदर, जिसे हम कैपिलरी कह रहे हैं। और यहाँ पर जो CO2 है वो कहाँ चला जाएगा? एल्वेओलाई। CO2 एल्वेओलाई में जाएगा। एल्वेओलाई से जो पाथ है उसको फॉलो करते हुए बॉडी के बाहर, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर से आया और अंदर की तरफ पहुंच गया। ये जो ब्लड है अब इस ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाएगा? ये किसी टिश्यू के पास लेके जाएगा या किसी ऑर्गन के पास लेके जाएगा। सबसे पहले ये ब्लड कहाँ पहुंचेगा? हार्ट में पहुंचेगा। हार्ट इसको पंप करेगा, जहां भी रिक्वायरमेंट होगी वहां ये ब्लड पहुंच जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या है? पहली बात तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है ये ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज के लिए, और दूसरी चीज ये एक्सचेंज करवा रहा है।
दोनों फंक्शन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट कर रहा है और उस सरफेस एरिया के कारण ये ऑक्सीजन एंड CO2 का सक्सेसफुल एक्सचेंज आपको देखने के लिए मिलता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये बताओ जरा इसमें क्या आएगा? ग्लूकोज के बारे में बात की है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, इसे क्या कहते हैं? आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा? पाइरुवेट कह दो या इसको क्या कह सकते हैं? पाइरुवेट एसिड। और ये जब ब्रेक करेगा तब क्या बनेगा? और इस साइकिल को क्या कहेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? पहला क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो पाथवे है ये कहलाएगा क्रेब्स साइकिल। और यहाँ पर प्रोडक्शन किस चीज का होगा? CO2 प्लस H2O। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ये बताओ इसका आंसर लिखो तुम लोग, देखते हैं कि तुम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे करते हो। बता तो दोगे, लिखोगे कैसे इसको? Then writing end of कैसे लिखोगे आंसर? आइडिया नहीं है सेक्शन डी का। सेक्शन बी का है। कितने नंबर का आता है सेक्शन? 2 नंबर का रहता है क्वेश्चन। 2 नंबर कैसा होता है? ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? Why does the flow of signals in a synapse from axonal end of one neuron to dendritic end of another neuron take place but not in the reverse direction? एक डायरेक्शन में तो हो जाता है ये, लेकिन ये जो डायरेक्शन अगर हम इसको बदलना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा?
लास्ट वाला जो एक्सीलरेशन न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन नॉट बी न्यूरोट्रांसमीटर आर बी फ्लोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। नहीं लिखा है उसको, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन ठीक से करो, वो जो लॉजिक लिखा है वो से। हो गया सभी का? यहाँ देखो, अब बताओ तुम लोग क्या रीजन होना चाहिए, मिलके बताओ। देखो जरा, जैसे अगर मैसेज की डायरेक्शन देखोगे, जो सिग्नल ट्रांसमिशन की डायरेक्शन है वो कहां से कहां की तरफ होती है? सबसे पहले डेंड्राइट से कहां जाएगा? ये साइटोन की तरफ, साइटोन से एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन से एक्सॉन एंडिंग, जहां पर साइनेप्टिक वेसिकल्स देखने के लिए मिलती हैं। और इन एक्सॉन एंडिंग से ये मैसेज कहां पहुंच जाएगा? फिर दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाएगा। लेकिन ये मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंचा किस वजह से है? एक्सॉन एंडिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है यहां से, और जो मैसेज है हमारे पास उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर आप इस न्यूरोट्रांसमीटर की बात करो तो ये हमेशा रिलीज होगा सिर्फ एक्सॉन एंडिंग से। तो अगर जैसे आप कहो कि इस डायरेक्शन को हम बदलना चाहें तो ठीक है, अगर हमने कहा कि एक्सॉन से साइटोन की तरफ मूव कर गया सिग्नल, साइटोन से आप, लेकिन ये आगे की तरफ जाना चाह रहा है, तो क्या साइटोन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा पाएगा? नहीं। और अगर साइटोन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं करा पा रहा है तो क्या वो मैसेज आगे की तरफ ट्रांसमिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसका मेजर रीजन क्या है कि एक्सॉन एंडिंग जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वो एक इंपॉर्टेंट केमिकल को सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये काम साइटोन की एंडिंग्स नहीं कर सकती, जिन्हें हम डेंड्राइट कह देते हैं। इस वजह से जो मैसेज है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन बताओ यार, ये बिल्कुल सिंपल है, इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, व्हाई इज इट यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई। फ्लो बताओ कैसे होगा इकोसिस्टम में, एनर्जी कहां से कहां की तरफ जाएगी? क्या कहलाते हैं ये? ट्रॉफिक लेवल्स कहलाते हैं। सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल कौन सा बनेगा? प्रोड्यूसर। फिर इसके बाद कंज्यूमर, लेकिन कौन सा? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। लेकिन पूछा ये है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी क्यों जा रही है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि टर्शियरी कंज्यूमर से सेकेंडरी के पास जाए, सेकेंडरी से प्राइमरी और प्राइमरी से प्रोड्यूसर की तरफ जाए? सेकेंडरी कंज्यूमर तक, तो सर जो सेकेंडरी कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक तो सर ऐसे नहीं जा सकती सर, जो एनर्जी रूल है तो उसका देखो ये जो क्रोनोलॉजी है ये किस वजह से है? ये प्रोडक्शन को लेकर है। अब यहाँ पे हम बात करें कि कभी भी आप फूड के प्रोडक्शन की बात करोगे तो वो हमेशा कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा। और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी है फूड को लेकर जिसे हम क्या कह देते हैं? फूड चेन कह देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो टर्शरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर में कौन आ सकता है? जैसे लॉयन की बात करो तो क्या वो कभी पेड़ को खाने के लिए आएगा? नहीं आएगा। उसकी एक डिपेंडेंसी है कि वो किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को ही अपना शिकार बना सकता है। तो ये जो चैनल है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी हीट फ्लो करेगा, इस वजह से फूड की इंटरडिपेंडेंसी को लेकर और फूड के प्रोडक्शन को लेकर। इस वजह से ये जो फ्लो है हमेशा आपको इकोसिस्टम में देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीज जो यहाँ से पूछी जा सकती है वो ये कि एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पर जाकर कम क्यों हो जाती है, तो इसका रीजन क्या होगा? ट्रॉपिक लेवल 4 में नेग्लिजिबल एनर्जी होती है जिससे आगे ट्रांसफर नहीं होता।
नहीं, ये पूछा हमने कि ये कम क्यों होते जाके हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कम क्यों हो रही है। जैसे कि हमने कहा कि T1 से अगले ट्रॉफिक लेवल पे गए तो फिर एनर्जी कम हो जाएगी, अगले पर जाएंगे तो फिर एनर्जी कम हो जाएगी। ये एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी नीड्स है, अपनी डिमांड्स है उसकी। तो जैसे कि रेस्पिरेशन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, इन सारे कामों को करने के लिए उसे एनर्जी की जरूरत है और वो एनर्जी अपने लेवल पर वेस्ट कर देता है बहुत सारे। तो जितनी बची वो आगे ट्रांसफर कर देगा, इस वजह से हर एक ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी कम होती हुई दिखेगी। ये बताओ क्वेश्चन। पहला लिखा हुआ है of a healthy potted plant were coated with Vaseline. Will this plant remain healthy for long? Give reason for your answer. ठीक है, अगर वैसलीन की बात करो तो एक तरह से इंसुलेशन क्रिएट कर देगा लीफ की सरफेस पर, और इंसुलेट होने की वजह से क्या चेंजेस देखने मिलेगी? क्या वाटर बॉडी से अंदर जा पाएगा? वाटर या O2 जो भी है, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा क्या अंदर से बाहर की तरफ? नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर लीफ की बात करोगे उसको CO2 की जरूरत है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो CO2 अंदर नहीं आ पाएगी। जो वेपर्स फॉर्म होगी वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए अंदर नहीं आ पाएगा। ये सारी चीजें रुक जाएगी, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और जो प्लांट है वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगा। बात समझ में आई? इसको लिख सकते हो क्या आंसर के फॉर्म में अगर ऐसे पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? क्या सिग्निफिकेंस है इमल्सिफिकेशन की? अगर ये प्रोसेस ना हो तो क्या दिक्कत है? फैट्स तो इमल्सिफिकेशन में बड़े ग्लोब्यूल्स से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स से ब्रेक डाउन करते हैं। अगर वो बड़े रह जाएंगे तो फिर वो कहीं भी जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, डिपॉजिट हो सकते हैं। और दूसरी चीज उनका डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो फैट को ब्रेक करने वाले एंजाइम है लाइपेज, उनकी एक्टिव साइट पर उतना स्पेस नहीं है जितनी बड़ी ये बॉडी है। तो इसको पहले हमें छोटी ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि इसको फर्दर ब्रेक किया जाए। ठीक, फिर इसके बाद दो क्वेश्चन और लिखे हुए हैं ये। Why is diffusion not sufficient to meet the oxygen requirements of all the cells in multicellular organisms? Diffusion के बारे में हम क्यों बात नहीं करते, या किसी भी बड़े ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस क्यों नहीं दिखाई देती है? ये सिर्फ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में ही क्यों है? क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर एक सेल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता है, जिस वजह से डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे फूड्स का अगर ट्रांसपोर्ट बाकी है, कॉन्टैक्ट मतलब एयर एक्सचेंज का तो उतना नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादातर एरिया मतलब एक्सपोज रहता है। लेकिन फूड की ट्रांसमिशन में अगर अपन डिफ्यूजन यूज करेंगे लीफ से रूट तक आते आते फूड की हर पार्ट में चाहिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उस वजह से फिर पूरा एक प्लांट ही बन जाएगा। ये रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, वैसे फूड की बात नहीं कर रही है। सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते यार, इसी सर सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते यार, तो फिर इनर सेल्स को देखो क्या है कि जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करो, जैसे ह्यूमंस की बात करो, तो ह्यूमन की स्किन से डायरेक्ट किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे कि आप कहो कि CO2 हमारी बॉडी में अंदर पहुंच जाएगा, O2 अंदर पहुंच जाए, या CO2 हमारी बॉडी से सीधे रिलीज हो जाए सेल्स के थ्रू, ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ये जो एपिथेलियल लेयर दिखाई देती है हमें अपनी स्किन पर, ये इस चीज के ट्रांसपोर्ट को अलाउ नहीं करती है। इसके अलावा दो चीजों के बारे में और बात कर सकते हैं। जैसे हमें रेस्पिरेशन करना है तो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन, एक ब्रीदिंग जब हम करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तो लगभग 500 ml ऑक्सीजन जाती है हमारे अंदर। कितनी ऑक्सीजन जाती है? 500 ml। ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है अपने आप में। और अगर यही प्रोसेस आप डिफ्यूजन के थ्रू कराने की कोशिश करो तो ये डिफ्यूजन इतनी सारी ऑक्सीजन को सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। तो पहली चीज क्या हो जाएगी? क्वांटिटी, हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत है ऑक्सीजन की। और दूसरी चीज स्पीड या पेस कह सकते हैं, जिस पेस पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मूव करती है हीमोग्लोबिन की हेल्प से या किसी भी पिगमेंट की हेल्प से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, वो डिफ्यूजन के थ्रू नहीं हो पाएगी। डिफ्यूजन के थ्रू इस एयर को हमारी बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगेगा और ये चीज फिजिबल नहीं होगी। इस वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा या सपोर्ट नहीं करेगा जब तक कि वो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे कि अमीबा सिंगल सेल ही है, उसके पास उसकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, उसे उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उतनी स्पीड की जरूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं है? जैसे हमारी बॉडी में अगर डिफ्यूजन होने लगे
तो शायद ये हमने तुम लोग को बताया भी होगा कि अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में हार्ट से मूव कर रहा है तो टो तक जाने में उसको सालों लग जाएंगे अगर डिफ्यूजन से जा रही है ये चीज तो उसकी स्पीड बहुत कम है। इस चीज को अफोर्ड नहीं किया जा सकता मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। लिख सकते हो क्या इसका आंसर? सर और ये भी कह सकते हैं सर कि हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर बड़े होते हैं अनदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये इसमें हाँ ये भी कह सकते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा, हमेशा आता है कि जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा ऑर्गेनिज्म वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना कि अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स में होता है क्या डिफ्यूजन? प्लांट्स में ऑक्सीजन कैसे आ रही है बॉडी में? प्लांट में ब्रांचिंग पैटर्न बहुत एक्सेसिव है, प्लांट में लीव्स बहुत सारी हैं, प्लांट का जो सरफेस एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो अगर वो डिफ्यूजन करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। लेकिन हमारी बॉडी में जो एयर जाने का पाथवे है वो क्या है? सिर्फ नॉस्ट्रल है। क्या हमारी पूरी स्किन के थ्रू जाती है ऑक्सीजन बॉडी में? नहीं जाती है। प्लांट की बात करोगे तो प्लांट में हर एक पार्ट रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करता है, जैसे कि रूट अलग से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले रही है, स्टेम अलग से, लीव्स अलग से, तो वो हर एक जगह से ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है और उसके पास बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, इस वजह से वो ये प्रोसेस कर सकता है। लेकिन कोई एनिमल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है, वो ये प्रोसेस सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कौन बताएगा? जैसे कि मान लो कैक्टस है या ओपनशिया है, ये जो प्लांट्स हैं वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में ग्रो करेंगे, ये कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं अगर ये दिन के टाइम में अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं? शायद रात में क्या? तो वो तो ऑक्सीजन एंड CO2 मतलब डायलिसिस डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस में, कोई इसकी अलग कहानी है। एक चीज ध्यान रख लेना, वैसे तो ये तुम्हारी बुक में शायद मेंशन नहीं है, लेकिन अगर कभी तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चीज को बस मेंशन कर देना, तुम्हें नंबर चल जाएगा, ठीक है। ये प्लांट जो है इनके पास एक स्पेशल पाथवे होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसे कहा जाता है केम साइकिल, क्रैस्कुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन रात के टाइम पर कराते हैं। जनरली प्लांट्स में ये प्रोसेस कब होती है? डे टाइम में होती है। तो ये दिन में एनर्जी को स्टोर तो कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब लाइट रिएक्शन के थ्रू। कल बताया था दो पार्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ये प्लांट लाइट रिएक्शन तो करा सकते हैं दिन में, क्योंकि लाइट स्टोमेटा से थोड़ी आती है, वो तो सीधे लीफ की सरफेस पे आ रही है या स्टेम की सरफेस पे आ रही है, तो लाइट के आने से ये एनर्जी का प्रोडक्शन तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन इसके बाद का जो स्टेप है, जैसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, ये प्रोसेस कब होती है? ये प्रोसेस होती है रात के दौरान, और इस साइकिल को हम कहते हैं केम साइकिल। कहीं मेंशन कर लेना अगर पता ना हो। आगे चलेंगे या कुछ और दुविधा है इससे? बोल भी दें क्या? देखो, in desert plant special photosynthetic pathway is observed that is called as CAM pathway, CAM, that is called as CAM pathway. It helps the plant to form glucose during night time. To form glucose during night time. To reduce the transpirational loss. सर एक बार सर वैसलीन वाले का आंसर बताइए। अच्छा, ठीक है।
बाकी लोग इसका आंसर लिखो तब तक, जिसको पुराना आंसर नहीं लिखा। कौन सा कह रहा है तुम? ये वेस्लिन वाला लिख के रहा है। इसका आंसर लिखो। वेस्लिन एक्ट एज एन इंसुलेटर। वेस्लिन एक्ट एज एन इंसुलेटर and prohibits the exchange of carbon dioxide, oxygen and water. And it ultimately results in the stoppage of photosynthesis and respiration. Due to which plant died. फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये, व्हाट इज ओजोन, हाउ एंड वेयर इज इट फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन हाउ इट अफेक्ट्स एन इकोसिस्टम। ओजोन है क्या, कहां पर फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है और क्या इफेक्ट इसका देखने मिलेगा इकोसिस्टम पर। Ozone is generated by O3. It present in stratosphere in the atmosphere. सबसे पहली चीज क्या कहेंगे, इसका एक फॉर्मूला है जो है O3, गैसियस कंपोनेंट है ये। फिर इसके बाद एटमॉस्फेयर में कहां देखने के लिए मिलेगा, Stratosphere. तुम लोग को बताया था कि ये दो लेयर्स में देखने के लिए मिलता है, एक तो स्ट्रेटोस्फीयर में और दूसरा ट्रोपोस्फीयर में। अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो ये क्या काम कर रहा होगा, लाइफ सेविंग मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फिल्टर करेगा। फॉर्मेशन कैसे होगा इसका, जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन से कंबाइन करती है सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा तब O3 का फॉर्मेशन। फिर इसके बाद इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगा ये, दोनों तरह की चीजें मेंशन कर सकते हो। पॉजिटिव वे में भी ये इकोसिस्टम को बिल्कुल टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा और जो यूवी रेडिएशन है उनको आने से रोकेगा। इसकी वजह से बायोलॉजिकल डिसीजेज बहुत सारी नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर इसको एज अ पॉल्यूटर भी बताना हो हमें, स्ट्रेटोस्फीयर में होगा तो एज अ पॉल्यूटेंट काम करेगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है ये ट्रोपोस्फीयर। इसमें कोई दिक्कत है क्या? और इन्हीं सारी चीजों को पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो तुम लोग। ये देखो, suggest categories of contraceptive methods to control the size of human population. Also explain about each method briefly. बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड्स में आ जाएगा, वैसेक्टोमी एंड यूवेक्टोमी। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो वास्ट डिफरेंस होती है उसको हम कर देते हैं और यूवेक्टोमी में निकलो के इनमें से मेल के साथ रिलेटेड कौन सी प्रोसेस है? ये मेल में किया जाने वाला सर्जिकल ऑपरेशन है। और यूवेक्टोमी कहां से रिलेटेड है? क्या ये टेम्पररी है या परमानेंट है? परमानेंट। ये किस तरह का चेंज है? परमानेंट चेंज है। इसके बाद किसी भी तरह की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और कोई प्रोसेस बताओ जो यूज की जा सकती है ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में? बैरियर मेथड्स को यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा भी है क्या कुछ प्रॉपर्टी?
बैरियर मेथड्स एंड IUCDs के बारे में पता है सभी? क्या कहलाते हैं? क्या ये एग्जाम्पल सुने हैं? कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलूट 375 है, ये सारे एग्जाम्पल किस चीज के हैं? ये IUCDs के एग्जाम्पल हैं। क्या किया जा रहा है यहाँ पर? यूटेरस के अंदर किसी चीज को इंसर्ट करा रहा है। वो हो सकता है या तो हार्मोन रिलीज करने वाली कोई बॉडी है, या हो सकता है कॉपर रिलीजिंग कोई बॉडी है, या हो सकता है कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन रुक जाता है या इम्प्लांटेशन रुक जाता है। क्या? हाँ, तो हम कब कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि 3 टाइप होते हैं। ये जो IUCDs हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक जो कि स्पर्म की मूवमेंट को सप्रेस करते हैं, जिनमें ये आते हैं कॉपर टी एंड कॉपर 7। दूसरा आते हैं हार्मोन रिलीजिंग, उनका नाम ही होता है हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है, वो क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे फीमेल बॉडी में। तो इसकी भी कैटेगरीज होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। इस बेसिस पर इनका काफी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। अभी तो तुम सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि यूटेरस के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं ये जो भी एपरेटस है या जो भी डिवाइसेस है, अलग अलग तरह के काम कर रहे होंगे। ये या तो हार्मोन रिलीज कराएंगे या कॉपर आयंस। जैसे ये जो 3 एग्जांपल हमने लिखे, ये तीनों के तीनों कॉपर आयंस रिलीज कराते हैं। क्या? ओरल पिल्स आ जाएंगी ना, उसमें अलग अलग तरह की मेडिसिन। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेम 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल इन्फेक्शंस दैट कैन गेट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। एग्जांपल बताओ। जैसे अगर बैक्टीरियल डिसीजेस के एग्जांपल लिखें तो क्या लोगे? एक एग्जांपल है जिससे क्या कह देते हैं हम? और एक और क्या है? और इसके बाद वायरल इन्फेक्शन के एग्जांपल। और इसके अलावा लेकिन इसमें मेंशन करना पड़ेगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की जब बात करेंगे। अगला क्वेश्चन याद है, व्हाट इज प्लेसेंटा मेंशन इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? एक ऐसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मदर एंड एम्ब्रियो के बीच में, जो कि बहुत सारे कामों को फैसिलिटेट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। किस तरह के काम होंगे? न्यूट्रिशन, फिर इसके बाद रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, और एंटीबॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करेगा। और क्या काम कर सकता है? हार्मोन्स भी रिलीज करता है। प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सारे फंक्शंस किसके होंगे? प्लेसेंटा के। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमीट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमीट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम पेनिस। जब स्पर्म रिलीज हुआ तो ये फर्टिलाइज करने तक कौन कौन से पाथ को एक्वायर करेगा? बताओ। सबसे पहला प्लेस क्या है? फिर इसके बाद यूटेरस। क्या लिखेंगे? बिल्कुल स्पेसिफिक होकर हम लिख सकते हैं यूटेराइन बॉडी। यूटेरस का जो बॉडी वाला पार्ट होता है वहां पर पहुंचेगा। फिर इसके बाद फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा ये, और फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पिलरी रीजन में ये पहुंच गया। और इसके बाद क्या करेगा? फ्यूजन करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिख देना, पूरा बात में बना के लिखना नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसे में नहीं अगला, राइट नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट। जाइगोट में जो क्रोमोसोम्स का सेट प्रेजेंट होता है उसका नंबर कितने सेट होंगे जाइगोट में? 46 क्रोमोसोम है, तो सेट कितने हो जाएंगे? 23।
ये बताओ, इधर देखो इस क्वेश्चन को। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। Matter use the number of contrasting visual characters of garden being round or wrinkled seeds, tall and short plants, white and violet plants, and so on. He took three plants with different characteristics. A tall plant and a short plant produced progeny from them, and he calculated the percentage of tall or short progeny. Mendel chose pea plants for studying inheritance because pea plants had a number of distinct differences which were easy to tell apart. तो बताओ जरा क्या समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, give reason why only tall plants are observed in F1 progeny. पहली progeny में सिर्फ tall plant ही क्यों दिखाई दी? cannot express itself in the first. हम बात करते हैं कि जब भी दो होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है और उनमें से अगर एक रेसेसिव है और एक डोमिनेंट है, तो फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ क्या दिखाई देगा? डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देगा। इसी वजह से यहाँ पर F1 प्रोजेनी में हमें कोई भी प्लांट ऐसा नहीं दिखाई दिया जो कि शॉर्ट हो हाइट में या डॉर्कनेस को शो कर रहा हो। तो पहला रीजन क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस को यहाँ पे कोट कर सकते हो दोनों, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण ये चीज ऑब्जर्व होती है। फिर इसके बाद अगला क्या है? Why was pea plant selected by Mendel? Give any two reasons. क्या कारण है बताओ? ये तुम लोग को रीजंस भी बताए थे ना, बहुत सारे रीजंस इसकी वजह से सिलेक्ट किया गया। देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, मल्टीपल कैरेक्टर्स। अगर जैसे आप पी प्लांट के बारे में बात करोगे तो 7 पेयर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए थे, तो मल्टीपल कैरेक्टर्स की वजह से इसे सिलेक्ट किया गया। फिर दूसरी चीज बाइसेक्सुअल है ये, यानी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन के साथ ही साथ अगर हम कभी चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं इसके एंथर्स को रिमूव करके। फिर इसके बाद और क्या फायदा है? जो इसमें सीड्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ और शॉर्ट लाइफ पर। तो ये इतने मतलब ऐसी चीजें हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। जैसे इन्हें पूछा है कि 2 रीजन्स लिखने हैं, फिर वैसे कोई भी लिख सकते हो जो भी तुम्हारा आप मिला के भी लिख सकते हो जैसा भी। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन। अच्छा, जैसे कि तुम्हें ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, या तो ए वाला क्वेश्चन करना है जिसमें रीजन बताना है और दूसरे में यहाँ भी रीजन बताना है। कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो? क्या नाम है? बी दूसरा वाला। पहले वाले में दिया है ऑप्शन, इसके और में दिया हुआ है मतलब नीचे वाला दूसरा वाला। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन F1 plants were self pollinated a total of 800 plants were produced. How many of these would be tall plants and short plants? Give the genotype of F2 generation. F2 generation का पहले तो जीनोटाइप बताओ। 1 to 1 ठीक है, जीनोटाइप तो सिंपल सा है यार, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या बनेगा जीनोटाइप? 1 to 1 का जीनोटाइप रेशियो यहाँ पे देखने मिलेगा। फिनोटाइपिक रेशियो होता है 3:1। हाँ तो जीनोटाइप बात तो भाई है ना, इसके अंदर नीचे लिख दोगे तुम 1 में कि क्या इसमें लिख दोगे ना कि होमोजाइगस टॉल है, फिर एक होमोजाइगस डॉर्फ और 2 हेटेरोजाइगस टॉल। अब इसमें बताओ जरा कितने टॉल प्लांट फॉर्म होंगे और कितने शॉर्ट प्लांट होंगे? अगर जैसे 800 की बात करोगे तो फिनोटाइपिक रेशियो तो फिर भी वही रहेगा ना, 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो कितना रहेगा? 3:1। तो इसमें अगर 3 यूनिट्स की बात करोगे ये कितने के बराबर है? 600 के बराबर, और 1 जो है वो किसके बराबर है? 200 के बराबर। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन? फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? ये बताओ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो जीन से जो भी एलिमेंट निकलेगा वो दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी के डिपेंडेंट नहीं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे सेम कंडीशन दिखाई दे रही है ना हमारी, यहाँ पर कैपिटल टी एलिमेंट भी है और स्मॉल टी भी है, ये दोनों साथ में प्रेजेंट हैं, लेकिन अगली जनरेशन में जाकर ये दोनों ही एलिमेंट एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे।
दोनों ही एक दूसरे पर किसी भी तरह का इम्पैक्ट शो नहीं करते हैं। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर गैमीट्स कहते हैं या प्योर एलील्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है लॉ का? प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। क्या हुआ? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब दो कैरेक्टर के बारे में बात की जाती है, यहाँ पे कैरेक्टर तो एक ही है ना, हाइट वाला। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करोगे तो वहां पे दो कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे कि सीट की बात करोगे तो सीट का कलर भी है और वहां पे शेप भी है। तो दो कैरेक्टर से जब साथ साथ इनहेरिट हो रहे हैं तो एक ही इनहेरिटेंस दूसरे को अफेक्ट नहीं करती है, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो एलील एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं तब वो कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन दोनों में डिफरेंस बना के रखना और इस चीज को दिमाग में भी रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत कर दोगे। गैमेट फॉर्मेशन आता है उसमें 50% कैरेक्टर आता है, तो वो नहीं हो सकता। मतलब कैसे? मतलब सेग्रीगेट होते हैं दोनों, 50% कैरेक्टर इनहेरिट होता है गैमेट में। यहाँ कैसे होगा 150%? जैसे कि हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में हमने क्रॉस कराया, प्लांट कैपिटल टी वाला बना, मतलब फिनोटाइप आपको क्या दिखाई देगा? टॉल प्लांट वाला दिखाई देगा। तो 50% कैरेक्टर कैसे आए? वो तो हम एक हाइपोथेटिकली कह रहे थे कि 50-50 पहुंच जाता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर जनरेशन में 50% कैरेक्टर ही इम्पार्ट हो। नहीं सर, गैमेट की बात कर, मतलब ये तो ऑब्वियसली हो गया, और जब गैमेट करेगा तो 50% होगा। हम तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहे, या तो अपनी बात थोड़े सिंपल वे में रखो हमारे साथ। यही तरीका है। गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अगर वो टी का होगा तो वो टी कैपिटल टी होगा। कैपिटल टी और कैपिटल टी के बीच में होगा, ठीक है। तो क्या हो गया कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, इससे क्या निष्कर्ष निकालना है? नहीं सर, वो नहीं होगा। क्वेश्चन क्लियर करो ना, तब तो बता पाएंगे। जब हमें समझ में आएगा तब तो हम कुछ आंसर करेंगे। क्या कह रहे हैं? जो ऑफस्प्रिंग बना है कैपिटल टी और स्मॉल टी, वो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, लेकिन गैमेट जब बनेगा तो 50% कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होंगे। तो भाई यही तो बताना चाह रहा है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। देखो जब अगली जनरेशन में गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब दो अलग अलग तरह के एलील बन जाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यही कहना चाह रहे हो ना कि अगली जनरेशन में जाके ये गैमेट सेग्रीगेट हो गए। हम क्या कह रहे थे? हम भी तो यही कह रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो एलील साथ साथ अभी तक प्रेजेंट थे, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? दोनों ही साथ में है ना, एक ही प्रोजेनी में हमको कैपिटल टी भी दिखाई दे रहा है, एक ही में स्मॉल टी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगली जनरेशन में कैपिटल टी सेग्रीगेट हो गया और स्मॉल टी अलग सेग्रीगेट हो गया। बेसिकली इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे प्लांट है, हमारे पास एक टॉल प्लांट है और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट है, तो क्या आपके पास अगली जनरेशन में जो प्लांट बने वो मीडियम हाइट के थे? नहीं थे ना। वो कैसे थे? टॉल हाइट के ही थे। मतलब आप अगर देखोगे यहाँ पे जीन प्रेजेंट नहीं था, स्मॉल टी जीन प्रेजेंट था, लेकिन क्या उसका कोई इफेक्ट दिखाई दिया? कोई इफेक्ट नहीं दिखाई। इसी चीज को हम कहते हैं कि जब भी दो अलग अलग तरह के जीन प्रेजेंट होते हैं तो उनकी मिक्सिंग नहीं होती है, एलील्स की मिक्सिंग देखने के लिए नहीं मिलती। अगर यहाँ पे मिक्सिंग हो रही होती है एलील्स के बीच में तो आपको मीडिएटर इफेक्ट देखने के लिए मिलता ना वहां पर। इसी चीज को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। जब ये साथ में रहेंगे तब भी ये एक दूसरे को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर इस स्मॉल टी के बारे में बात करो, जब ये F2 जनरेशन पे जाता है तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का फॉर्मेशन करता है। किसी तरह से ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता था कि ये जो प्लांट शॉर्ट है इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। क्या ऐसा हुआ? कैपिटल टी वाले ने किसी तरह से इसको इन्फ्लुएंस किया है क्या? या स्मॉल टी वाले ने कैपिटल टी को इन्फ्लुएंस किया किसी तरह से? नहीं किया। इसी चीज को कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट की। जो गैमेट जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वही काम हमेशा करता रहेगा, भले ये जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान साथ में आ जाए, लेकिन अगली जनरेशन में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा ये दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे और जो काम करने के लिए बने हैं वही काम करेंगे हमेशा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? क्या हो गया? थोड़ा इसकी लैंग्वेज हमने लिखवाया है, ये स्टेटमेंट लिखवाया है, लोग नहीं है लेकिन उसकी थोड़ी आत्मा अभी मरी हुई सी है। हमने कहा कि जैसे हमारे पास 4 प्लांट वहां पे अगर
phenotype को आप काउंट करोगे तो कितना होता है 3:1 तो जोड़ोगे कितने प्लांट हुए एक 4 हुए ना। अगर आपको इसी चीज को 800 के हिसाब से देखना होगा, हम कहेंगे कि 4 प्लांट्स में से हमारे पास एक प्लांट है ड्वार्फ, 3 प्लांट्स कैसे थे टॉल थे। यही चीज अगर आपको 800 में से कहनी हो कितना निकालोगे 1/4 से निकालोगे ना। 4 का 1/4 कितना होता है 1 होता है, वैसे ही 800 का 1/4 कितना निकल गया, बाकी जो बचे वो क्या है। हाँ तो F2 जनरेशन में ही तो पूछा है हमने ये इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हेन F1 प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड, F1 प्लांट्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया है तो ऑब्वियसली अगली जो जनरेशन होगी वो कौन सी होगी F2 भी होगी ना। वो तो सारे के सारे नॉट हो जाते हैं। बात समझ गए, कोई दिक्कत है क्या? कुछ और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन बताओ जल्दी। पहला लिखा हुआ है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मेन साइट क्या है? लीफ तो नहीं लग रहा किसी। इसमें सबसे मेन जो चीज है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, कहीं क्लोरोफिल लिखा हुआ है तो फिर मतलब वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर कहीं क्लोरोप्लास्ट करेंगे तो क्लोरोफिल लिखा हुआ है। फिर अगला द बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय हार्ट इज प्रिवेंटेड बाय। देखो जरा ब्लड की पंपिंग की जा रही है, यहाँ पर कौन से ऐसे बॉल्स होंगे जो रोक रहे होंगे बैकफ्लो। 4 तरह के बॉल्स देखने के लिए मिलते हैं, एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड बॉल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड बॉल, और फिर इसके बाद वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी बनती है तब वहां पर सेमील्यूनर बॉल, और जब वेंट्रिकल से बनता है एओर्टा तब वहां भी सेमील्यूनर बॉल होता है। तो ये 4 बॉल्स हैं जो कि ब्लड की बैक फ्लो को रोकते हैं। जैसे कि एट्रियम और वेंट्रिकल की बात करोगे, एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? वेंट्रिकल में। क्या हम चाहेंगे कि ये ब्लड वापस एट्रियम में चला जाए? नहीं, तो वहां पर बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बॉल बंद हो जाते हैं। फिर जब वेंट्रिकल से हम ब्लड पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजना चाह रहे हैं लंग्स के पास, तो कौन सा वॉल्व ओपन होगा? सेमील्यूनर वॉल्व। और जब हम प्योर ब्लड बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भेजना चाह रहे हैं तब वहां पर वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेमील्यूनर वॉल्व, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। यहाँ से ब्लड निकल गया, ये ब्लड निकलने के बाद हम नहीं चाहेंगे कि वापस ब्लड कहां पर आ जाए? वेंट्रिकल में आ जाए, तो इस वजह से वहां पर सेमील्यूनर वॉल्व की क्लोजिंग हो जाती है। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ जरा? जो वॉल्स हैं इनका तो कोई काम है नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर इसके बाद अगला अ पर्सन वॉल लिखा है यार, अपन वॉल से बात कर रहे हैं। चलो क्या लिखो? अ पर्सन कंज्यूमिंग सी फूड इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप। कौन सी चीज ना होने की संभावना है यहाँ? ये किस वजह से होगा? आयोडीन की वजह से। आयोडीन ना होने से क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और थायरॉक्सिन हार्मोन जब प्रोड्यूस नहीं हो पाता है तो जो थायराइड ग्लैंड है अपनी साइज इंक्रीज करने लगती है, और इस चीज को हम क्या कह देते हैं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे अगली क्लास में। कोई अगर दिक्कत है कुछ पूछना चाह रहे हो?